हेलो बच्चों। तो यार आज है ना बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म्स SN1 SN2 के बारे में बात करने वाले हैं और बहुत सारे साथ साथ में सवाल भी करेंगे। तो एकदम रॉक स्टार अपना जो है आज सेशन होने वाला है, एकदम हम फोड़ने वाले हैं, आपको फील आने वाली है। और ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, ये थोड़ा सा SN1 SN2 से टफ होना शुरू होती है। आज के बाद आपके लिए SN1 SN2 से आसान होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले तो हम कुछ कुछ प्रिपरेशन मेथड देखने वाले एल्काइल हैलाइड के, जिनको हमने हाइड्रोकार्बन में देख लिया था, पर क्योंकि तब तक हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को रिवाइज नहीं किया था तो हमने आइसोमेरिज्म वाला पार्ट उसमें छोड़ दिया था। तो देखिए, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एडिशन ऑफ HX। तो जब हम इस एल्कीन पर HX का एडिशन करते हैं तो HX क्या होता है, ये एक एसिड होता है। एसिड का काम क्या होता है कि वो H प्लस देता है। अगर ये H प्लस देगा, यहां पे प्लस आएगा, तो ये एल्कीन कौन है, ये एल्कीन है न्यूक्लियोफाइल। कौन है ये, न्यूक्लियोफाइल। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि पाई बॉन्ड डेंसिटी इसके पास है। पाई बॉन्ड डेंसिटी इसके पास है तो इसको दया आ जाएगी, इसके वेकेंट ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन डाल देगा। जैसे इलेक्ट्रॉन डालेगा, इस कार्बन पे माइनस आएगा, प्लस आएगा, इस कार्बन का माइनस इसको H प्लस को दे देगा, तो यहाँ पे CH बॉन्ड बन जाएगा। ये बेचारा C प्लस किसके साथ छूट गया, पॉजिटिव चार्ज के साथ। इसका मतलब इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट कौन है, कार्बोकेटायन है। और जब भी कार्बोकेटायन होता है तो क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। तो जब हम एल्कीन पे HX का एडिशन कराते हैं तो कार्बोकेटायन बनता है, जो कि रीअरेंज हो जाता है जब भी पॉसिबल होता है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहां पे आपका एक हेलोजन ऐड हो जाएगा। तो एल्कीन से एल्काइल हैलाइड बनाने का ये शानदार तरीका है। इसका एक क्वेश्चन करते हैं, मैंने बोला था ना बहुत ऑसम क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपसे क्या बोलेगा, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है हाउ मैनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। क्या बोला जा रहा है, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। और ये क्वेश्चन मोस्टली ऐसे ही आते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इस क्वेश्चन के आने की चांस बहुत रहती है। ठीक है, जब हम इस पे HCl CCl4 का एडिशन कराएंगे तो क्या होगा, ये एसिड है H प्लस और Cl माइनस, तो यहां पे क्या होगा कि ये बॉन्ड टूटेगा, कुछ इस तरीके से यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज, अब क्या आपको यहां पे लग रहा है, यहां पे हमको ये लग रहा है कि यार ये 5 मेंबर्ड रिंग है। 5 मेंबर्ड रिंग जो होती है, 5 मेंबर्ड रिंग जो होती है वो एक्सपैंड करके 6 मेंबर्ड रिंग बन जाती है। ठीक है, इसको 6MR लिख देते हैं, 6 मेंबर्ड रिंग बन जाती है। क्यों? क्योंकि 5 मेंबर्ड रिंग में कितना डिग्री का एंगल होता है, 109.5 डिग्री से कम एंगल होता है, मतलब एंगल स्ट्रेन होता है। sp3 कार्बन कितने डिग्री पे रहना चाहता है, सर 109.5 डिग्री पे। सवाल पूछा कभी क्यों रहना चाहता है उस पे, भैया इसलिए रहना चाहता है क्योंकि आइडियल एंगल क्या होता है, 109.5 डिग्री। मतलब इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पे रह पाते हैं इस अरेंजमेंट में। यहां पे क्या है, एंगल कम है। यार एंगल स्ट्रेन से अनस्टेबिलिटी क्यों आती है, कितना रटोगे और रट के करोगे भी क्या। बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से दूर रहना चाहिए ताकि रिपल्शन कम लगे। क्योंकि अब 10 ये जो अपना ये जो 5 मेंबर्ड रिंग है, इसका जो एंगल है वो 109.5 से दूर है, तो इलेक्ट्रॉन पास पास आ जाते हैं, तो रिपल्शन बढ़ जाता है। रिपल्शन का मतलब ही होता है स्ट्रेन। तो स्ट्रेन को दूर करने के लिए ये 6 मेंबर्ड में एक्सपैंड हो जाएगा, कुछ इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। अब ये 2 डिग्री पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे अगर मिथाइल शिफ्ट हो जाता है तो पॉजिटिव चार्ज 3 डिग्री बन जाएगा। तो एक बार फिर से कार्बोकेटायन रीअरेंज होगा, 1,2 मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। और अब इस पे जो X माइनस है, यहां से H प्लस बना था और Cl माइनस, तो Cl माइनस आके अटैक कर देगा और यहां पे Cl जुड़ जाएगा। पूछा क्या गया है, कितने प्रोडक्ट्स, सर एक प्रोडक्ट। भैया ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का रिवीजन नहीं किया ना आपने, जाओ करके आओ। क्यों? क्योंकि ये भी कायरल है और ये भी कायरल है, दोनों के दोनों हमारे कायरल बंधु हैं। और मॉलिक्यूल में सिमेट्री नहीं है तो 2 स्क्वायर 2 की पावर 2 4 प्रोडक्ट बनेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर इज इक्वल टू 4। कहने को छोटा सा सवाल है पर इतने सारे कॉन्सेप्ट हमको सीखने को मिल गए। क्या क्या, 5 मेंबर्ड रिंग है तो एक्सपैंड हो जाएगी कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट के केस में 6 मेंबर्ड में। 6 मेंबर्ड आइडियल कंडीशन होती है। ठीक है, और कायरल सेंटर बन रहा है, इसका ध्यान रखना। मोस्टली बच्चा इसमें 1 आंसर मार्क करके आता है, आप में से ज्यादातर लोगों ने भी 1 सोचा होगा, जबकि क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ है कि ध्यान रखना। तो कायरल सेंटर्स को देख के हमको ध्यान रखना है। ठीक है, 4 प्रोडक्ट अपने यहां पे बन गए। अगला एडिशन ऑफ X2। ठीक है साहब, X2 में क्या होता है, मान लो अपना ये Cl बॉन्ड है, तो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस आपने देखा होगा, एक मोमेंट ऐसा आता है कि इसके ऊपर डेल प्लस और इसके ऊपर डेल माइनस। जैसे इसके ऊपर डेल प्लस आया,
ये तो भाई इलेक्ट्रॉन रिच है, इसको दया आ जाएगी, ये फटाफट से अटैक करने चल जाएगा अपने बॉन्ड को इधर तोड़ के, तो इधर क्या आ जाएगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा। ठीक है, जैसे इधर कार्बोकैटायन बना तो क्या होगा कि ऐसा कुछ कंपाउंड बनेगा। अब आप सोचोगे सर ऐसा कंपाउंड क्यों बना, इसको रिवाइज करने के लिए हाइड्रोकार्बन का रिवीजन देख लेना, रिवीजन के अंदर रिवीजन कराऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, वैसे भी ये रिवीजन के अंदर रिवीजन ही चल रहा है। ठीक है, यहां पे होता क्या है, थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि इस तरह की कुछ स्पीशीज बनती है और सीएल के पास लोन पेयर होते हैं, तो वो इधर अटैक कर देता है, इंट्रामोलिक्यूलर अटैक हो जाता है। तो क्या बनता है, नॉन क्लासिकल, सीखने की बात क्या है वो बताता हूं, बनता है नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। ठीक है, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बना, इसका मतलब क्या होता है कि जब भी मॉलिक्यूल के अंदर ही एक न्यूक्लियोफाइल हो तो वो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट नहीं होने देगा। जितनी देर में ये सोचेगा कि यार कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट करा लूं, यह आदमी सोचेगा कि कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट करा लूं, ये बोलेगा नहीं नहीं नहीं, मैं हूं ना, अरे मैं हूं ना, लक्ष्मण मैं हूं ना, लक्ष्मण मैं हूं ना, बस ये इसका लक्ष्मण, ये इसका शाहरुख खान, ये यहां पे ऐसे अटैक कर देगा और नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन के थ्रू कुछ इस तरीके का यहां पे इंटरमीडिएट बन जाता है जहां पे Cl पे प्लस आ जाता है। वो सब ठीक है, फिर Cl माइनस आएगा, अटैक करेगा, पूरा मैकेनिज्म ही समझा दिया मैंने। ठीक है, चलिए तो बहुत बढ़िया। जब हम X2 का एडिशन कराते हैं, इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने की क्या है कि एंटी एडिशन होता है। क्या होता है, एंटी एडिशन होता है। क्यों, क्योंकि यार चलो अब पढ़ ही रहे हो तो पूरा पढ़ लेते हैं। Cl यहां पे प्लस, अब Cl माइनस इधर से तो आ नहीं सकता, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसको रोक देगा, मना कर देगा, ब्रेक लगा, थांबा थांबा थांबा, तो क्या बोलेगा, भाई तू इधर से आ। तो एक Cl इधर से जुड़ा है तो दूसरा Cl उल्टी साइड से जुड़ेगा, तो क्या होता है, एंटी एडिशन होता है। चलिए बहुत बढ़िया। टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन हमने पढ़ा कि जब हम Br2 के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं तो ब्रोमीन वाटर रेडिश ब्राउन कलर का होता है, वो अपना कलर लूज कर देता है इसके साथ रिएक्शन करने पर, क्योंकि Br2 तो बचा ही नहीं, कलर Br2 के कारण आता है, तो हमको पता चल जाता है कि यार मॉलिक्यूल में अनसैचुरेशन है। तो ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन है। तो मैं प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अलग से रिवीजन नहीं कराऊंगा, जहां जहां पे साथ साथ में चीजें आती रहेगी वहीं वहीं पे रिवीजन करवाता जाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये कलरलेस हो गया। अब आपको इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री का ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने क्या बोला था, एंटी एडिशन होता है, तो जो हम सिस एल्कीन पे Br2 का एंटी एडिशन करवाते हैं तो दो प्रोडक्ट बनते हैं। एक तो ये, यहां पे कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो एक इसकी मिरर इमेज भी बनेगी, तो दो प्रोडक्ट बनते हैं। अब इसकी ट्रिक भी बता दूंगा, आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो जब सिस पे एंटी कराते हैं तो रेसेमिक मिक्सचर बनता है, तो कार होता है, क्या होता है, कार बन जाती है। सिस पे एंटी तो रेसेमिक मिक्सचर, तो कार, तो दो प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, रेसेमिक मिक्सचर टू प्रोडक्ट्स। जब आप ट्रांस पे एंटी कराते हो, ट्रांस पे जब आप Br2CCl4 मतलब एंटी एडिशन करा रहे हो, तो क्या बनता है, मीजो बनता है। क्या बनता है, मीजो, क्योंकि यहां पे मेरे को दिख रहा है प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो बनता है टैम। तो कार और टैम का आपको याद रखना पड़ेगा। सिस एंटी तो रेसेमिक मिक्सचर, ट्रांस एंटी तो फिर क्या, मीजो कंपाउंड। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो मीजो क्योंकि यहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो अब हम सिमेट्रिक एल्कीन के लिए अगर देखेंगे तो हम एक ये टेबल बना लेते हैं। सिमेट्रिक एल्कीन का मतलब क्या होता है कि डबल बॉन्ड ये तो है, इसके इधर अगर R है तो इसके इधर भी R होगा, सिर्फ उसके लिए बात हो रही है। अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन हुआ तो हर बार रेसिमिक मिक्सचर ही बनेगा, वो बताऊंगा अभी कैसे। अभी के लिए सिर्फ सिमेट्रिक एल्कीन की यहां पे बात हो रही है। तो जब हम सिस पे सिन एडिशन कराते हैं, मतलब सेम साइड से एडिशन कराते हैं, तो मीजो बनता है। सिस पे एंटी कराते हैं तो रेसिमिक मिक्सचर। ट्रांस पे हम अगर एंटी कराते हैं तो मीजो, और ट्रांस पे अगर हम सिन एडिशन कराते हैं तो रेसेमिक मिक्सचर। इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हो। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टेबल है, एक टेबल से आपका काफी सारा काम हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्या है, एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। क्या है ये, अनसिमेट्रिकल। सर क्यों भाई, यहां पे मत देखो, इसको देखो। ये कौन है, एमी बाबा, ये कौन है, ईटी बाबा। दोनों क्या है, अलग अलग ग्रुप है। तो जब हम कंपाउंड बनाएंगे, एंटी एडिशन कराएंगे, लोग बोलेंगे सर मीजो, मैं बोलूंगा नहीं, भागो यहां से। क्यों, क्योंकि सिर्फ सिमेट्रिकल एल्कीन के लिए टेबल बनाई थी, ये एल्कीन अनसिमेट्रिकल है। क्या है ये, अनसिमेट्रिकल है। तो यहां पे पीओएस आएगा क्या, आ जाएगा, मैं बोलूंगा नहीं आएगा। क्यों सर, भाई Br के सामने Br, H के सामने H, पर CH3 के सामने CH2CH3, तो यहां पे नो पॉस नो कॉस,
तो कंपाउंड कैसा, एक्टिव, तो 2 कंपाउंड बनेंगे ना, बनेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, तो रेसिमिक मिक्सचर बन जाएगा। ठीक है साहब, आया समझ में। तो ये हमने कुछ एक प्रिपरेशन मेथड देखे, ठीक है। एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू भी अपना होता है, जहां पे अगर हम Br2 FeBr3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे को 2 प्रोडक्ट यहां पे मिलते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये अपना ESR है, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का सबसे फेमस रिएक्शन है। एरोमेटिक का अलग से रिवीजन वीडियो बनाया हुआ है, वहां पे जाके आप इसको देख सकते हो, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का, ठीक है। समझ में आया। यहां पे ये क्या है, ये लुइस एसिड है। ये क्या करता है, Br+ देता है। Br+ पे कौन अटैक करता है, ये रिंग। तो ये क्योंकि CH3+H ग्रुप है तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है, जिससे अटैक हो जाता है और ये प्रोडक्ट मेजर बनता है ड्यू टू लेस क्या, स्टेरिक रिपल्शन। CH3 बड़ा ग्रुप, Br बड़ा ग्रुप, क्या होता है, रिपल्सन। रिपल्सन होता है तो फिर अनस्टेबिलिटी आ जाती है। यार ये सब ना मेरे बेसिक फंडामेंटल्स इतने प्यारी तरीके से काम आता है, ये चीजें मेरे को याद नहीं करनी पड़ती है, आपको भी याद नहीं करनी पड़ेगी। 2 ग्रुप पास पास में, दोनों ग्रुप बड़े बड़े, तो रिपल्शन तो होगा, और जहां पर रिपल्शन होगा K Q1 से Q1 का वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पास पास आ रहे हैं, है ना। चार्ज का वैल्यू नहीं बढ़ेगा, कुछ केस में चार्ज का वैल्यू बढ़ जाता है, इस केस में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स पास पास आ गए तो आर की वैल्यू कम हो गई। आर की वैल्यू कम हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बढ़ गई, और जब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है तो स्टेबिलिटी कम होती है, ठीक है। चलें, तो पैरा मेजर बनेगा। चलो अब हम आ जाते हैं मेन चीज पर, ठीक है। क्या है भाई, SN1 रिएक्शन। क्या होता है SN1 रिएक्शन में, वो देख लेते हैं। पहले इसका नाम बहुत ध्यान से पढ़ लो, इसके नाम से आपको पूरी रिएक्शन समझा दूंगा, तो नामकरण बहुत जरूरी है। यहां पे क्या बोल रहा है, रिएक्शन यूनिमोलिक्यूलर। तो यूनिमोलिक्यूलर मतलब एक मॉलिक्यूल, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल आएगा और सब्स्टिट्यूट करके जाएगा। तो एक ऐसा रिएक्शन जहां पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, किसके द्वारा, न्यूक्लियोफाइल के द्वारा, और वो कैसा रिएक्शन है, यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन है। अब देखना, नाम से ही आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो SN1 अगर हम हेलो एल्कीन्स में देखें, इसको शॉर्ट में SN1 भी बोला जाता है। तो जब मैं इसका रिएक्शन करवाऊंगा किसके साथ, H2O के साथ, ठीक है। जनरली एक लुइस एसिड की प्रेजेंस में करवाया जाता है, ठीक है। तो बन जाएगा अपना एक तो एल्कोहल, ये कौन सा एल्कोहल है, 3 डिग्री, और अपना बन जाएगा HBr। अब जब भी मैं बच्चों से पूछता हूं कि इसकी फेवरेबल कंडीशन क्या है, तो पता है कैसे जवाब मिलता है, सर कार्बोकेटाइन बनेगा। नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ सर कार्बोकेटाइन बनेगा। अच्छा, सॉल्वेंट कैसा लेना चाहिए, पोलर। सर ए प्रोटिक लेंगे क्या, प्रोटिक, सर उतना याद नहीं है। अच्छा साहब, न्यूक्लियोफाइल, अरे सर न्यूक्लियोफाइल पे तो डिपेंड ही नहीं करता है। अच्छा, इसके अलावा रेसिमिक मिक्सचर बनेगा कि नहीं बनेगा, कि इन्वर्जन होगा। सर यार क्या है ना, 3 महीने पहले पढ़ा था तो अभी उतना याद नहीं है। मैं ये सवाल सेम SN1 वाला कम से कम भी 500-600 बच्चों से पूछ चुका हूं। ऑलमोस्ट हर बच्चे का सेम रिएक्शन आता है। क्यों, क्योंकि हमने इसको रट डाला है। भैया रटने की चीज नहीं है, नाम में सब कुछ छुपा हुआ है। अब जरा घूर घूर के देखना यहां पे क्या हो रहा है। देखो, यूनिमोलिक्यूलर किस चीज के लिए, जब भी हम यूनिमोलिक्यूलर बायोमोलिक्यूलर बोलते हैं, इसका मतलब रेट जो है वो सिर्फ एक मॉलिक्यूल के प्रोपोर्शनल है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है। वो मॉलिक्यूल कौन सा होगा, वो मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट का कोई सा हिस्सा होगा, ठीक है। सबस्ट्रेट रेट की रिएक्शन, मतलब ये रेट में जनरली सबस्ट्रेट हमेशा होता है, ठीक है। तो सबस्ट्रेट का कोई हिस्सा होगा और सिर्फ एक मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, सब्स्टिट्यूशन कर रहा है। अब देखना, SN1 रिएक्शन है, इसका मतलब कि आपको एक मॉलिक्यूल पर डिपेंडेंस रखनी है रेट की, किस पे, इंटरमीडिएट पे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंटरमीडिएट बनाना पड़ेगा। इंटरमीडिएट क्या बनेगा कि यार ये Br इसको छोड़ के चला जाएगा, तो हमारे पास क्या बना, इसको मैं R3 लिख रहा हूं एक बार के लिए, CH3 को R3C पे प्लस और Br पे माइनस। ये हमको बात समझ में आई। तो सबसे पहली चीज सीखने की कि यहां पे कार्बोकेटायन बनेगा। समझ में आ रहा है, एक बार मैं पॉइंट लिखा दूंगा, अभी सारा फोकस मेरे पे करो, एकदम मेरे को ध्यान से सुनना।
यहां पे क्या बनेगा सर, कार्बोकेटायन बनेगा। ठीक है, कार्बोकेटायन बनेगा और रेट सीधी इस पे प्रोपोर्शनल है कि कार्बोकेटायन कितना बन रहा है, तो कार्बोकेटायन को स्टेबल होना पड़ेगा कि नहीं सर, होना पड़ेगा। अगर कार्बोकेटायन को स्टेबल होना पड़ेगा तो एक बात बताओ, या तो वो बल्कि हो 3 डिग्री या रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो, मतलब कार्बोकेटायन स्टेबल होना चाहिए है। तो हमको समझ में आ गया। तो हमको ऐसे ग्रुप लगाने पड़ेंगे उस कार्बोकेटायन के आजू बाजू जो उसको स्टेबलाइज कर सके। तो ये पहली चीज हुई। दूसरी चीज, कार्बोकेटायन बन रहा है तो रीअरेंजमेंट होगा क्या सर, बिल्कुल होगा। तो दूसरी चीज समझ में आई, रीअरेंजमेंट होगा। अब बात करते हैं सॉल्वेंट की। आप जरा समझना, आपने एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल को, एक अच्छे हंसते खेलते परिवार को 2 हिस्सों में बांट दिया, चार्ज दे दिया आपने एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल को। कार्बन तो नहीं समझ पाएगा इस चीज को, ना ब्रोमीन समझ पाएगा कि यार हमारे हंसते खेलते परिवार में आपने आग क्यों लगाई, बॉन्ड क्यों तोड़ा। तो इन दोनों को समझाने के लिए एक मिडिल मैन होना पड़ेगा जो इन दोनों को समझा सके। किसी एक को समझाने से बात नहीं बनेगी, दोनों को समझाना पड़ेगा। एक बात बताओ, एक ऐसा सॉल्वेंट बताओ मेरे को जो कैटायन को और एनायन को, ध्यान से सुनना, अभी सबके मन से आवाज निकली होगी जिसने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा, जिसने नहीं देखा वो बहुत मिस करके आया है, उसको देख जरूर लेना। हां, तो कोई एक ऐसा सॉल्वेंट बताओ मेरे को जो कैटायन को और एनायन को समझा सके। समझाने से मेरा मतलब है सॉल्वेट कर सके। सर, पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट ऐसा होता है। क्यों? पानी है, डेल माइनस का भी सेंटर है, डेल प्लस का भी सेंटर है, तो वो क्या करेगा, इसको भी सॉल्वेट कर डालेगा, इसको भी सॉल्वेट कर डालेगा, तो चार्ज बनाने में आसानी होगी। आपने पहले नक्की कर लिया है ना, डिसाइड कर लिया SN1, तो जब भी SN1 रिएक्शन होगा तो कार्बोकेटायन तो बनाना पड़ेगा, साथ में आपका ये Br माइनस भी बनेगा। दोनों को स्टेबलाइज करने के लिए क्या लेना पड़ेगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेना पड़ेगा। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेना पड़ेगा। अब तीसरी बात, न्यूक्लियोफाइल कैसा लें, वीक की स्ट्रॉन्ग। आप क्या चाहते हो कि Br माइनस छोड़ के चला जाए खुद से, कोई और उसको नहीं निकाले, कोई और यहां पे इन्वॉल्व ही नहीं हो, इनके आपसी पारिवारिक मामले में कोई और इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, Br माइनस खुद से चला जाए। तो एक दूसरा आदमी जो न्यूक्लियोफाइल है, अगर वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा तो वो क्या कभी Br माइनस को खुद से निकलने देगा क्या? नहीं, उसको तो इतनी चूल मच रही है, यहां पे डेल प्लस है ही सही, क्योंकि ये Br ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो तो कार्बन का डेल प्लस देखते भागा भागा आ जाएगा। अगर बहुत स्ट्रांग होगा तो, और वीक होगा तो बैठ के तमाशा देखता रहेगा दूर से कि भाई जब अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा तब जाएगा, अभी तो रुका रहेगा। तो रुका हुआ है तो आपको न्यूक्लियोफाइल कैसा चाहिए, वीक चाहिए है। सॉल्वेंट कैसा चाहिए, पोलर प्रोटिक चाहिए। क्या इसमें रटने वाला यार, सब समझ में ही तो वाला है। कार्बोकेटायन बना है, प्लेनर स्पीशीज है sp2, तो ऊपर से भी अटैक हो सकता है, नीचे से भी, तो रेसेमिक मिक्सचर भी बनेगा, रेसेमिक मिक्सचर भी बनेगा। सारी कंडीशन आप दिमाग से निकाल सकते हो, रटने की जरूरत नहीं है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, आगे चलते हैं। तो SN1 के बारे में हमने क्या क्या सीखा, एक बार उसको एक पेज पे लिख के रिवाइज कर लेते हैं। भाई सबस्ट्रेट बल्कि होना चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए जो कार्बोकेटायन को सपोर्ट कर सके, उसको स्टेबलाइज कर सके। ठीक है, दूसरा वीक या न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए और उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होना चाहिए। बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन हुआ तो बहुत ज्यादा लोग अपने सबस्ट्रेट के आसपास घूमेंगे और उससे टकराते रहेंगे, तो SN1 की जगह कोई और रिएक्शन होने की चांस बढ़ जाएगी। हम चाहते ही नहीं है कि सबस्ट्रेट के आसपास कोई न्यूक्लियोफाइल घूमे। ठीक है, तो इसलिए आप लो कॉन्सेंट्रेशन में उसको रखोगे। इन प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, दोनों चार्ज जो बनेंगे प्लस और माइनस, उसको सपोर्ट करने के लिए, और लुईस एसिड होना चाहिए। लुईस एसिड होगा तो वो जो Br माइनस बनाए ना, वो लुईस एसिड के साथ बॉन्ड बना के और ज्यादा सपोर्ट कर देता है। लुईस एसिड इस Br माइनस के फॉर्मेशन को, या फिर इन जनरल X माइनस के फॉर्मेशन को, ठीक है, नेगेटिव चार्ज के फॉर्मेशन को लुईस एसिड सपोर्ट कर देता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के पास क्या है, लोन पेयर। लुईस एसिड को क्या चाहिए, लोन पेयर। परफेक्ट मैच, एक देने वाला एक लेने वाला, आहा मजा आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो फिर अब अपन क्या करेंगे, इसमें कुछ एक कंडीशन छूट गई है, जैसे 5th कंडीशन को मैं बीच में लिख देता हूं कि कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, वैसे यहां पे देख लिया, एक कंडीशन छूट गई रेसेमिक मिक्सचर वाली, है ना। रेसेमिक मिक्सचर बनेगा, क्या बनेगा, रेसेमिक मिक्सचर बनेगा, रेसेमिक मिक्सचर बनेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि sp2 इंटरमीडिएट है। sp2 माने प्लेनर। अभी एनिमेशन से दिखा दूंगा ई सरल की ताकत क्या है, विजुअलाइजेशन, गॉड मैक्स विजुअलाइजेशन, मचाओ विजुअलाइजेशन। चालू करते हैं एक एक करके। ठीक है, ये हमने देखा हेलो एल्केन में कैसे होता है, ये सारी चीजें हमने देख ली। अब एक एक करके चीजों को विजुअलाइज करते हैं। देखो देखो भाई, ये न्यूक्लियोफाइल है,
ये जो कार्बन है ब्लैक वाला, इसके ऊपर क्या है, एक डेल प्लस है। क्यों? क्योंकि इस हेलोजन ने क्या कर रखा है, इलेक्ट्रॉन्स को खींच रखा है। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा कि इस डेल प्लस की तरफ अट्रैक्ट होकर आसपास 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 मंडराता रहेगा। ठीक है, तो ये तो किसी भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एक कैरेक्टरिस्टिक बात है। चलिए अब हम SN1 पे आते हैं थोड़ा सा। तो यहां पे क्या होगा भाई, यहां पे ये होगा कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक ये क्या है भैया, सबस्ट्रेट है। जब हम इसको पानी में डालते हैं तो पानी के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इसके आसपास होंगे। ठीक है, तो ये टूट जाएगा। यहां पे जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है, ये इसको बुला रहा है कि भैया टूट जाओ टूट जाओ, कैटायन एनायन बन जाओ, मैं सपोर्ट कर दूंगा। तो ये टूट गए और कैटायन एनायन को ये किस तरह से सपोर्ट करेगा, पानी जाके चारों तरफ से, आपको पुलिस ने घेर लिया है वैसे पानी घेर लेगा। नेगेटिव चार्ज सेंटर को तो हाइड्रोजन घेर लेगा जो व्हाइट वाले, और पॉजिटिव वाले को ऑक्सीजन घेर लेगा जो पिंक वाला है। चलिए बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद हमने क्या देखा कि भाई ये जैसे जैसे इसके पास जाता जाएगा तो स्टेबलाइजेशन होता जाएगा, और फाइनली फिर अगर पानी ही हम न्यूक्लियोफाइल की तरह से ले रहे हैं, यहां पे पानी ही हमने लिया है अगर H2O, तो वो OH तो कार्बोकैटायन के साथ ज्वाइन करवा देगा, और यहां पे जो X माइनस था, जो लिविंग ग्रुप नेगेटिव चार्ज लेके गया, उसके साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। एक और सेम जो चीज देखनी है कि भाई ये इंटरमीडिएट जो है वो प्लेनर है। अगर इंटरमीडिएट प्लेनर है तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो नीचे से भी आ सकता है, और न्यूक्लियोफाइल जो है वो ऊपर से भी आ सकता है। तो R भी बनेगा और S भी बनेगा। तो रेसेमिक मिक्सचर यहां पे बनता है। अब एक छोटी सी बात कि जो रेसेमिक मिक्सचर बनता है वो 100% नहीं बनता, उसका कुछ परसेंटेज अभी भी इन्वर्टेड प्रोडक्ट का ज्यादा बनता है। क्या बोल रहा हूं मैं, क्यों बोल रहा हूं, अभी समझाता हूं। देखो चालू करेंगे उसको भी अपन। मोस्ट ऑफ द केसेस प्रोडक्ट को पास जनरली 5 से 20% इन्वर्टेड प्रोडक्ट होता है, और 80 to 95% रेसेमाइज्ड स्पीशीज होती है। ठीक है, तो यहां पे कंप्लीट रेसेमाइजेशन ना होके पार्शियल रेसेमाइजेशन होता है। क्यों, जरा समझना। ये है, मान लो अपने पास ये CH3 है, ये CH3 है, और ये CH3 है। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां से X माइनस गया, कार्बन प्लस। अब मेरा न्यूक्लियोफाइल जब इधर से आएगा तो उसको इस X माइनस की फील्ड से भिड़ना पड़ेगा। थोड़ा सा मुश्किल होगा उसके लिए इधर से आना, क्योंकि यहां से तो X माइनस जा रहा है। तो यार एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज यहां से जा रही है, दूसरी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज अगर न्यूट्रल भी है तो भी लोन पेयर तो है, वो अगर इसी रास्ते से आएगी तो दोनों के बीच में टक्कर संभव है, रिपल्शन संभव है। तो बहुत बार ऐसा हो जाता है, बहुत सारे केसेस में ऐसा हो जाता है कि ये न्यूक्लियोफाइल जिस तरफ से अपना लिविंग ग्रुप जा रहा है उधर से आने में इसको तकलीफ होती है। अगर इसको तकलीफ होती है उधर से आने में तो ये क्या करेगा, बैक साइड से आना प्रेफर करेगा, और अगर ये बैक साइड से आना प्रेफर करेगा तो इन्वर्जन हो जाएगा। मतलब अगर जब भी हम बैक साइड से आते हैं तो जब ये बैक साइड से आया, मान लो पीछे से आया, तो फिर हमारा कैसा दिखेगा, ये सारे CH3 इस तरफ आ जाएंगे, और ये अपना जो न्यूक्लियोफाइल है वो इधर की तरफ अटैच हो जाएगा। तो इनिशियली कैसा दिख रहा था अपना कंपाउंड, इनिशियली अपना कंपाउंड कुछ ऐसा दिख रहा था, अपना कंपाउंड कुछ ऐसा दिख रहा था। फाइनली कैसा दिखा, ऐसा। तो क्या हो गया, इन्वर्जन। इसलिए इन्वर्टेड प्रोडक्ट की मात्रा थोड़ी सी अधिक संख्या में होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये 45% और 55% रहता है। 45% तो रिटेंशन, क्या रहता है, 45% रिटेंशन, एंड 55% होता है इन्वर्जन। ठीक है, जनरल बता रहा हूं, कुछ कुछ केसेस में ये ऊपर नीचे भी हो जाता है। तो ये एक और इंपॉर्टेंट बात है जो हमको SN1 के बारे में पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लो अब मैं इसमें करा रहा हूं तो क्या होगा, ये Br माइनस इसको छोड़ के चला जाएगा, यहां पे प्लस आएगा, वो प्लस कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट करेगा। क्यों, क्योंकि 1 डिग्री से बढ़ा क्या, 3 डिग्री, तो यहां पे हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। Ag प्लस क्या है, लुईस एसिड, ये क्या करेगा, इस Br माइनस को बुलाएगा, AgBr, सिल्वर का हेलोजन से प्यार जग जाहिर है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा मेरा, यहाँ पे SN1 रिएक्शन हो जाएगा और OCH3 इधर जुड़ जाएगा। भाई इसके लोन पेयर हैं, जब कार्बोकैटायन बनेगा यहाँ पे तो ये इस पे आके अटैक कर देगा और OCH3 यहाँ पे बन जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। कुछ बच्चों को लगता है ये सर CH3OH अटैक किया था, तो H कहां गया, भाई यहाँ पे कार्बन, ऑक्सीजन जब इस पे अटैक करता है तो कार्बन का प्लस उचक के ऑक्सीजन पे आता है, तो वो H से बोलता है भाई तू प्लस लेके निकल। एक बार बताओ, मैं ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज रखूं कि हाइड्रोजन पे, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पे, तो किस पे जाएगा पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे जाएगा, काम खत्म। तो हाइड्रोजन H प्लस बन के बाहर निकल जाता है। चलिए, तो ये बन गया, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट यहां पे हो गया। तो इसका ध्यान रखना, SN1 में कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं।
आपको मेजर प्रोडक्ट निकालना है इसका, ठीक है, तो ये है Br, इसको छोड़ के चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहां पे प्लस बन जाएगा। जैसे ही 4 मेंबर्ड रिंग पे प्लस बनेगा तो आपको मैंने एक चीज बनाई थी, डिक चिकडिक 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 चिकडिक। ये क्या है सर, ये गाना क्यों गा रहे हो आप, ये डांस क्यों कर रहे हो आप? भैया जब भी 4 मेंबर्ड रिंग पर डायरेक्टली रिंग के कार्बन पर प्लस आ जाता है तो वो क्या करता है, डांसिंग रेजोनेंस करता है। क्या करता है, सिग्मा रेजोनेंस या डांसिंग रेजोनेंस करता है और रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। ये खास बात है, एक ही केस में रिंग कॉन्ट्रैक्शन है जनरली, ठीक है। तो वो क्या होता है, वैसे तो 7 to 6 भी हो जाता है कई बार, पर इसमें तो हमेशा ही होता है ना। ये 4 मेंबर रिंग क्या हो जाएगी, बॉन्ड टूटेगा और 3 मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगी। ये बहुत स्टेबल कार्बोकैटायन है क्योंकि यहां पे डांसिंग रेजोनेंस Dr हो रहा है और फिर जो अपना पानी है वो आके अटैक कर देगा और OH इधर आके लग जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। तो मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा। चलो वो कंपाउंड बताओ जो SN1 रिएक्शन दे सकते हैं। तो आपके सामने बहुत सारे कंपाउंड है, 6 कंपाउंड में यहां पे डाल रहा हूं। SN1 कौन कौन देगा, जहां पे कार्बोकैटायन स्टेबल बनेगा। यहां पे 3 डिग्री बन रहा है तो ये दे देगा। यहां पे रेजोनेंस स्टेबलाइज बन रहा है, आहा तो ये भी दे देगा। यहां पे प्लस चार्ज बेंजीन के sp2 कार्बन पे आएगा। sp2 कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो बहुत अनस्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, तो ये SN1 रिएक्शन नहीं देगा। बोला था ना मैंने, देखो शानदार शानदार सवाल करने वाले हैं। इस एक सवाल से आपकी इतनी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। यहां पे भी sp2 कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये भी नहीं देगा। यहां पे पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, रेजोनेंस में जाएगा तो ये बिल्कुल देगा। चलिए बहुत बढ़िया। यहां पे पॉजिटिव चार्ज ब्रिज हेड पर आएगा, ब्रिज हेड पर sp2 दे सकते हो क्या, ब्रिज हेड पर sp2 सर नहीं दे सकते। तो यहां पे होगा क्या SN1, यहां पे भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो गया कि 1, 2 और 5 मेरा SN1 रिएक्शन दे सकते हैं, ठीक है। चले आगे, चलो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ SN1 में अरेंज करना है, ठीक है। तो जिसका कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसकी रेट उतनी ज्यादा होगी। भाई रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, इसको थोड़ा ढंग से लिखते हैं, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो आपका सबस्ट्रेट है ना उसके, क्योंकि यही आपका इंटरमीडिएट बनाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर इसके है तो क्या होगा, यहां पे प्लस बनेगा, रेजो स्टेबलाइज्ड है तो भारी रेट आएगी। यहां पे भी प्लस बनेगा तो बहुत अच्छे से रेजो स्टेबलाइज्ड है, यहां पे भी रेट अच्छी आएगी। यहां पे नॉर्मल 1 डिग्री है तो कम आएगी, और यहां पे तो भैया sp2 पे है तो आंसर मेरा हो जाएगा 1 मोर देन 2 मोर देन 3 मोर देन 4। क्यों, क्योंकि 1 में रेजोनेंस बेटर होगा 2 के कंपैरिजन में। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन से आंसर जाएगा। इधर प्लस आई लग रहा है, इधर प्लस आर लग रहा है, इधर प्लस आर लग रहा है, और ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्लस जा रहा है तो वो काम हम नहीं कर सकते, ठीक है। sp2 कार्बन पे आप प्लस दे रहे हो तो बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं होगा, कार्बन मना कर देगा, अबे तू कर क्या रहा है भाई, रुक जा, थम जा। सही आ रही बात समझ में। तो हमको क्या देखना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन से आंसर आएगा ऐसे केसेस में जहां पे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के थ्रू हम रेट को मेजर कर रहे हैं। यहां पे चेंज क्या हो रहा है, कौन सा फैक्टर वेरिएबल है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, इसलिए आंसर किससे जाएगा, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से जाएगा। क्लियर हुआ, पक्का। तो देखो हमने कौन सा फैक्टर देख लिया, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का फैक्टर देख लिया। चलिए तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 1 मोर देन 2 मोर देन 3 मोर देन 4। अब यहां पे एक बार बताओ, SN1 फेवरेबल होगा कि नहीं होगा, अपना दिमाग नहीं लगाना, चुपचाप जो हो रहा है वो करना है। यहां से इसको भगाओ, माइनस बनाओ, यहां पे प्लस बनाओ, अरे प्लस और लोन पेयर आजू बाजू, ओ हो, तो इसको इलेक्ट्रॉन देने हैं, इसको इलेक्ट्रॉन लेने हैं, तो इलेक्ट्रॉन देने वाला और इलेक्ट्रॉन लेने वाला एकदम पास पास, आइडियल सिचुएशन, फोड़ू सिचुएशन। तो बहुत भारी मात्रा में ये SN1 को फेवर करेगा। तो यहां पे SN1 विल बी फेवर्ड अ लॉट, ठीक है। तो SN1 क्या होगा, फेवर होगा, एक्सीलेंट सबस्ट्रेट है ये, शानदार सबस्ट्रेट है ये, ठीक है। यहां पे अपना कुछ इस तरह से कंपाउंड बन जाएगा। तो बहुत अच्छा सबस्ट्रेट है, काफी अच्छी मात्रा में ये क्या करेगा, SN1 को फेवर करेगा। चलिए आगे चलते हैं। हाईली स्टेबल बिकॉज ऑल एटम्स हैव कंप्लीट ऑक्टेट, सबका कंप्लीट ऑक्टेट है ना। तो हमने रेजोनेंस की थ्योरी में रिवाइज कर लिया था। अब वापस से डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट में जमाना है। चलो यहां पे फिर से हम क्या देखेंगे, क्या फैक्टर चेंज हो रहा है, इस Cl- को भगाओ, प्लस बनाओ।
Cl माइनस को भगाओ प्लस बनाओ, Cl माइनस को भगाओ प्लस बनाओ, Cl माइनस को भगाओ प्लस बनाओ, सब में रेजोनेंस हो रहा है। तो चलो, पर ग्रुप कौन से लगे हुए हैं? पैरा पोजीशन पे OCH3 प्लस M, CH3 प्लस H, NO2 माइनस M, और यहां पे नो ग्रुप। सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज को कौन स्टेबल करता है? प्लस M, फिर प्लस H, फिर नो ग्रुप, फिर माइनस M। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? मेरा आंसर हो जाएगा 1 मोर देन 2 मोर देन 4 मोर देन 3। ये तो माइनस M से इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रॉन जो जितने भी होंगे ना उनको भी खींच लेगा कि भाई ला, NO2 को बहुत भारी चूल मची होती है, वो बहुत भारी अनस्टेबल होता है। नाइट्रोजन पे 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, नाइट्रोजन जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स खींच लेते हैं, तो नाइट्रोजन का दिमाग खराब हो जाता है कि मैं तो सामने वाले से इलेक्ट्रॉन खींच के ही रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो आंसर क्या आएगा? 1 मोर देन 2 मोर देन 4 मोर देन 3। चलो बहुत बढ़िया। अब एक क्वेश्चन अपन लिविंग ग्रुप पे बेस्ड भी कर लेते हैं। देखो यहां पे लिविंग ग्रुप जाएगा तो प्लस कहां बनेगा? यहां पे। क्या हर केस में कार्बोकेटाइन सेम बन रहा है? बन रहा है। तो क्या आंसर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से आएगा? नहीं आएगा। हमेशा आंसर किससे आता है? जो फैक्टर वेरिएबल है, जो फैक्टर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। कार्बोकेटाइन तो सेम बन रहा है। आप ऐसा थोड़ी ना बोल सकते हो कि 1 की स्टेबिलिटी 2 के बराबर, 2 की स्टेबिलिटी 3 के बराबर, 3 की स्टेबिलिटी 4 के बराबर। ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है। अगर ऐसा नहीं बोल सकते तो यहां पे वेरिएबल क्या है? लीविंग ग्रुप वेरिएबल है, ठीक है। लीविंग ग्रुप, तो जितना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा वो उतना आसानी से जाएगा। जितना आसानी से जाएगा, आसान है, संदीप माहेश्वरी साहब बोलते ना आसान है, तो जिसमें लिविंग ग्रुप का जाना आसान है वो रिएक्शन आराम से देगा, अच्छी रेट से देगा। अब एक बात बताओ, कौन अच्छा लिविंग ग्रुप होता है? जो ग्रुप जितना बड़ा डाउन द ग्रुप हम जाते हैं तो जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे वो लिविंग ग्रुप उतना अच्छा होता जाएगा। बोला था कि जब लिविंग ग्रुप पढ़ा रहा हूं तो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी को ध्यान रखना, SN1 में इन्वोक करेंगे। कर लिया। अभी भी जिसने पहला लेक्चर रिवाइज नहीं किया है, पीछे जाके पहला लेक्चर रिवाइज कर लो, लिंक नीचे डाल दूंगा स्पेसिफिकली, वहां पे जाके रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो अब सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप I, फिर Br, फिर Cl और फिर F। तो मेरे स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा मेरा 4 मोर देन 3 मोर देन 1 मोर देन 2, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 4 मोर देन 3 मोर देन 1 मोर देन 2। बहुत ही बढ़िया। चलो अब हम आ जाते हैं SN2 पे। अब देखो आपने SN1 को समझ लिया ना, तो SN2 को समझने में हमारे को ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। चलो समझते हैं। तो देखो इसके नाम की भी पहले चीरफाड़ कर लेते हैं, पोस्टमार्टम कर लेते हैं। बायमोलिक्यूलर, तो यहां पे जो भी रेट होगी ना उसमें 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे। तो मेरे को सब समझ में आ गया कि भैया सबस्ट्रेट भी इन्वॉल्व है। पिछली बार SN1 में सिर्फ सबस्ट्रेट इन्वॉल्व था और इस बार न्यूक्लियोफाइल भाई साहब भी इन्वॉल्व होंगे। कौन भी इन्वॉल्व होगा? न्यूक्लियोफाइल भाई साहब भी इन्वॉल्व होंगे। न्यूक्लियोफिलिक ये सब सेम है, न्यूक्लियोफाइल आएगा, सब्स्टिट्यूट करेगा और कुछ नया प्रोडक्ट बना के जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। तो CH3 CH2 Cl हम उसमें DMF लेते हैं, ठीक है। ये सॉल्वेंट है। DMF कौन सा सॉल्वेंट होता है? पोलर एप्रोटिक। अबे आपको समझ में आ जाएगा पोलर एप्रोटिक। ये सेम सवाल भी जब मैं बच्चों से पूछता हूं वही कंफ्यूजन, पोलर सर प्रोटिक होगा एप्रोटिक होगा, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होना चाहिए कि वीक, इन्वर्जन होगा कि रेसमिक मिक्सचर बनेगा, सब में कंफ्यूजन। क्यों? क्योंकि 4 महीने पहले रिवाइज किया था। नहीं नहीं नहीं, ये सब केमिस्ट्री के बेसिक्स हैं, ऑर्गेनिक के बेसिक्स हैं। बेसिक्स को रिवाइज नहीं किया जाता, एप्लीकेशन पार्ट को रिवाइज किया जाता है। बेसिक को तो लॉजिक से समझा जा सकता है, फर्स्ट प्रिंसिपल से समझा जाता है। रात को कोई 2 बजे भी उठा के पूछ लेना तो अंदर से आवाज निकलनी चाहिए कि यार ये ऐसा होता है इसलिए ऐसा होगा। तो बायोमोलिक्यूलर है मतलब न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट दोनों इन्वॉल्व रहेंगे, मतलब न्यूक्लियोफाइल आता रहेगा, लिविंग ग्रुप जाता रहेगा, न्यूक्लियोफाइल आता रहेगा, लिविंग ग्रुप जाता रहेगा। साइमल्टेनियस होता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। क्या बनती है? ट्रांजिशन स्टेट बनती है। सॉल्वेंट कौन सा लिया है? पोलर एप्रोटिक। अभी समझ में आ जाएगा क्यों ऐसा लिया है। KOH, ठीक है। एल्कलीन मीडियम में रिएक्शन प्रिफर्ड होती है क्योंकि OH माइनस इज अ वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल, जो यहां पे Cl को रिप्लेस करके क्या कर देगा? Cl को रिप्लेस करके SN2 रिएक्शन करा के OH यहां पे लगा देगा, ठीक है। क्लियर हुआ? इसके सारे फंडे अब देखो समझ के देखते हैं। तो यहां पे क्या है भाई कि यहां पे ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ठीक है। एक तो हमको ये समझ में आया। हम क्या चाहते हैं कि ये जो Cl है ना ये खुद से छोड़ के नहीं जाए। आपको जब खुद से छोड़ के लेके जाना था तो आपने वीक न्यूक्लियोफाइल लिया था। अब आप चाहते हो कि खुद से छोड़ के नहीं जाए, तो आपको 2 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा।
क्या? एक तो आपका सॉल्वेंट पोलर एप्रोटिक होना चाहिए। पोलर एप्रोटिक से हमारा क्या फायदा हो गया कि ये एनायन को टच भी नहीं करता, एनायन के आसपास आता भी नहीं है, ये OH- को छुएगा भी नहीं। तो OH- इस कंपाउंड पे अटैक करने के लिए 100% फ्री है। तो हम एनायन को क्योंकि फ्री करना चाहते थे तो एक नॉर्मल सी चॉइस हो गई पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पहली बात। दूसरी बात, एनायन को हमको या न्यूक्लियोफाइल को हमको भिड़ाना है, जल्दी से बोलना है कि तू जाके अटैक कर, लिविंग ग्रुप को निकलने मत देना। तो आप न्यूक्लियोफाइल कैसा लोगे? स्ट्रॉन्ग लोगे, सुपर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लोगे, जो आपने यहां पे लिया है। ठीक है, और कंडीशन देखते हैं, आगे चलते हैं। देखो अब, ठीक है, सो मैकेनिज्म हमको इसको समझ में आता है कि भाई ये एक्स है, आएगा अभी न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करेगा, साइमल्टेनियसली एक्स इससे दूर जाएगा। तो अब देखो, ये जो इसका नेगेटिव चार्ज था ये इधर पोर करना शुरू कर देगा। कार्बन के पास है ही नहीं, ऑर्बिटल ही नहीं है इस इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए। तो वो क्या करेगा कि जिस ऑर्बिटल में इसके इलेक्ट्रॉन पड़े, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को दूर भगाना शुरू कर देगा एक्स के साथ साथ। ठीक है, तो आप ऐसा मानो कि इसको कैसे, एक छोटी सी जगह है, ठीक है, उसमें आप एक ही बॉक्स रख सकते हो, है ना, एक छोटी सी जगह है उसमें आप एक बॉक्स रख सकते हो। दूसरे बॉक्स को रखने के लिए आप क्या करोगे, इधर से मारोगे धक्का, दूसरा बॉक्स दूसरी तरफ से बाहर निकलना शुरू कर देगा। जैसे मान लो ये जगह है और मैं इसमें इसको पकड़ के रख सकता हूं इतनी सी जगह में, मेरे को दूसरे मार्कर को लेके आना है तो मैं क्या करूंगा, दूसरे मार्कर को धक्का मारूंगा, तो थोड़ा थोड़ा इधर से निकलता जाएगा, पीछे वाला मार्कर थोड़ा थोड़ा आता जाएगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि थोड़ा थोड़ा सा यहां से एक्स इस कंपाउंड से दूर जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, और न्यूक्लियोफाइल इस कंपाउंड के अंदर आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है। ठीक है, तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी जहां पे दोनों आधे आधे बॉन्ड बना के बैठे होंगे। कौन? न्यूक्लियोफाइल और अपना लीविंग ग्रुप, या इसको जनरली हेलोजन होता है ये, लीविंग ग्रुप जो है और न्यूक्लियोफाइल जो है आधा आधा बॉन्ड बना के बैठे होंगे। और ये जो न्यूक्लियोफाइल का पूरा एक -1 का चार्ज था वो आधा इस पे और आधा इस पे शेयर हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये तो अपने आप को न्यूट्रल करता जा रहा है और कार्बन इस वाले बॉन्ड को तोड़ता जा रहा है कि तू यहां से निकल। तो कार्बन क्या है, मिडल मैन की बात कर रहा है, देख मेरा ज्यादा स्टेबल बॉन्ड है ना न्यूक्लियोफाइल के साथ बनेगा। ठीक है, और वो मान भी नहीं रहा है, रोज आके परेशान करता है, धक्के पुक्की करता है, दिमाग खराब कर रखा है, यार लिविंग ग्रुप तो यहां से जा यार, मैं कुछ नहीं कर सकता। लिविंग ग्रुप बोलेगा भाई अपना भी तो रिश्ता पुराना है। तो कार्बन बोलेगा चल धीरे धीरे जा, आराम आराम से जा। लिविंग ग्रुप को पता भी नहीं चलेगा, पीछे से आके उसको धक्का भी मारता जाएगा धीरे धीरे, एक बार के लिए लिविंग ग्रुप निकल के बाहर हो जाएगा। आ रही है क्या बात समझ में भाइयों और बहनों? ठीक है, तो क्या बन गया यहाँ पे, ट्रांजिशन स्टेट बन गई। तो यहाँ पे रेट डिटर्मिनिंग स्टेप क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है। SN1 में रेट डिटर्मिनिंग स्टेप क्या था, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन था। ठीक है, RDS फॉर SN1 इज कार्बोकैटायन फॉर्मेशन वाला जो स्टेप था वो, और SN2 के लिए जो RDS है वो है ट्रांजिशन स्टेट। तो जितनी ज्यादा ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगी, क्या बोल रहा हूं मैं, जितनी ज्यादा ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगी उतनी ज्यादा ही रेट होगी। अब ट्रांजिशन स्टेट में आपको कौन कौन दिख रहा है, ये वाला पार्ट तो अपना सबस्ट्रेट का है जो मैंने व्हाइट में मार्क किया है, और ये वाला मेरा न्यूक्लियोफाइल है। तो ट्रांजिशन स्टेट में मेरे को सबस्ट्रेट भी दिख रहा है, न्यूक्लियोफाइल भी दिख रहा है। SN1 के केस में क्या था, ट्रांजिशन स्टेट मतलब इंटरमीडिएट में कौन था, सिर्फ मेरा R+ था, कार्बोकैटायन ही तो था ना। तो क्या यहां पे आपको न्यूक्लियोफाइल दिख रहा था क्या? नहीं। तो उसमें जो रेट आ रही थी वो किसके प्रोपोर्शनल आ रही थी, रेट प्रोपोर्शनल टू इसके कॉन्सेंट्रेशन। यहां पे जो रेट आएगी वो किसके प्रोपोर्शनल आएगी, न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट दोनों की कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल आएगी। चलिए बहुत बढ़िया, फिर फाइनली मेरा ये बन जाएगा, और यहां पे हमेशा इन्वर्जन हो जाता है। क्या हो जाता है, इन्वर्जन हो जाता है। क्यों होता है चलो अभी वो बता दूंगा, विजुलाइज करवाऊंगा यार, विजुलाइज, चिंता नहीं करने का। ठीक है, तो SN2 रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है अपोजिट साइड से, किसके, लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड से, है ना। तो लिविंग ग्रुप अगर राइट की तरफ निकला हुआ है तो न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट से आ जाएगा, लिविंग ग्रुप लेफ्ट की तरफ निकला हुआ है तो न्यूक्लियोफाइल राइट से आ जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का जिसपे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है वो ट्रांजिशन स्टेट में sp3 से sp2 हो जाता है। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है, इसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, डिटेल में देखना है तो लेक्चर देख लेना। ठीक है, ईसरल की ऐप इंस्टॉल करनी है, वहां जाके लेक्चर देखना है, हेलो एल्केन हेलो एरीन के चैप्टर में आपको ये लेक्चर मिल जाएगा SN2 के नाम से। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली 6th लेक्चर होना चाहिए। ठीक है ना, तो ट्रांजिशन स्टेट जो है वह sp3 से sp2 हो जाती है। चलिए बहुत बढ़िया। बायोमोलिक्यूलर एक स्टेप कॉन्सर्टेड प्रोसेस है, कॉन्सर्टेड का मतलब साथ में, तो एक ही स्टेप में सब कुछ हो रहा है, लिविंग ग्रुप भी उसी स्टेप में जा रहा है और न्यूक्लियोफाइल भी उसी स्टेप में अटैच हो रहा है।
जो SN1 होता है वो 2 स्टेप होता है। SN1 क्या होता है? वो 2 स्टेप होता है। ये कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको यहां पे इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको कंपैरिजन में ज्यादा अप्रिशिएट कर पाओगे। पहला स्टेप क्या होता है? स्टेप नंबर 1 तो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, और सेकंड नंबर स्टेप न्यूक्लियोफाइल का अटैच होना। यहां पे दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं। कहां पे? SN2 के अंदर। ठीक है, आई बात समझ में? तो रेट किसके प्रोपोर्शनल हो गई? एल्काइल हैलाइड के भी प्रोपोर्शनल हो गई और न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन के भी प्रोपोर्शनल हो गई। चलिए बहुत बढ़िया। सो रेट इज इक्वल टू के, कोई रेट कांस्टेंट आ जाएगा, इनटू एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन इनटू न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन। बहुत बढ़िया। ठीक है, ये जो अटैक है इससे एक इन्वर्जन हो जाता है कॉन्फ़िगरेशन का कार्बन एटम पे, और इस इन्वर्जन को एक नाम दिया जाता है वॉल्डन इन्वर्जन। इन्वर्जन क्यों होता है? अब आप विजुलाइज करने वाले हो, शायद कभी नहीं किया होगा, तो एकदम आंखें खोल के रेडी हो जाना। ठीक है, ये अपना न्यूक्लियोफाइल है, ये आएगा, इसको अटैक करेगा। तो ये जो 3 वैलेंसीज है, व्हाइट की जो वैलेंसीज है, इनको ध्यान से देखना। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से देखना। देखो, जैसे जैसे ये न्यूक्लियोफाइल आएगा तो क्या इस पे, इस वाले व्हाइट पे, इस वाले व्हाइट पे और इस वाले व्हाइट पे रिपल्शन नहीं मारेगा क्या? ये मेरा 3 ग्रुप है, ये ऐसे जुड़े हुए हैं। ये मेरा न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। न्यूक्लियोफाइल की क्या है? एक चार्ज डेंसिटी है, इसकी भी चार्ज डेंसिटी है, इसकी भी चार्ज डेंसिटी है, इसकी भी चार्ज डेंसिटी है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन पास आते हैं रिपल्शन बढ़ता है। क्या बढ़ता है? रिपल्शन बढ़ता है। तो रिपल्शन बढ़ेगा और कुछ इस तरीके से इन्वर्जन हो जाएगा। ये पास आए, दूर से रिपल्शन होना शुरू हुआ और इन्वर्जन हो गया। क्या बात है, कितना सुंदर। इसको अम्ब्रेला इन्वर्जन भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि मान लो एक तूफान आ रहा है और एक लड़का अपना छाता पकड़ के डूड बन के आया, तो उसका छाता क्या हो जाएगा? उल्टा। तो अम्ब्रेला जैसे इन्वर्ट होता है, पहले अम्ब्रेला ऐसा था, अब इन्वर्ट हो गया ऐसा हो गया। तो अम्ब्रेला जैसे इन्वर्ट होता है वैसे ही यहां पे वॉल्डन इन्वर्जन भी होता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, लोगों को लगता है कि अगर आर था पहले, ठीक है, ऑप्टिकल में समझाया था ना, आर नहीं है तो वापस जाके देख के आओ। इसलिए बोलता रहता हूं मैं क्योंकि अगर आपने अभी वीक पॉइंट छोड़ दिए ना तो पूरी रिवीजन सीरीज देखने का कोई पॉइंट नहीं रह जाएगा, है ना। तो जो पीछे की चीजें उसको स्ट्रॉन्ग करके आओ, है ना। तो यहां पे जो आर है, आर कॉन्फ़िगरेशन, वो हमेशा एस हो जाएगा इन्वर्जन के बाद। दिस इज नॉट ट्रू। क्यों? क्योंकि आर और एस कॉन्फ़िगरेशन जो होते हैं वो प्रायोरिटी के बेसिस पे होते हैं। अभी देखो, ये न्यूक्लियोफाइल आया, ठीक है, ये कंपाउंड ऐसा था, इन्वर्जन हुआ, ऐसा हो गया। तो देखो, ये सब क्योंकि प्रायोरिटी का खेल है, तो यार किसी की कोई सी भी प्रायोरिटी हो सकती है। हो सकता है पहले भी इसमें क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा हो और अभी भी प्रायोरिटी के बेसिस पे क्लॉकवाइज ही रोटेशन हो रहा हो। तो फिर हम सिर्फ इन्वर्जन हो रहा है, इसलिए ये नहीं बोल सकते कि यार कॉन्फ़िगरेशन का भी इन्वर्जन हो जाएगा। नहीं, जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो दोबारा से निकाल के देखना कि एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन आर या एस में से क्या आ रही है। सीखने के बाद बस यही है। अगर पहले आर निकाला था तो उसको एस मत कर देना, दोबारा से निकाल के देखना SN2 के फाइनल प्रोडक्ट में भी। रिएक्टेंट की कॉन्फ़िगरेशन से मत जाना, मत जाना, मत जाना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हमेशा नेसेसरी नहीं है कि एब्सोल्यूट जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज होगी। तो चलो इसकी फेवरेबल कंडीशन देख लेते हैं। भाई अपन ने मोटी मोटी तो देख ही ली, समझ में तो आ ही गया। पहली होती है कि कम स्टेरिक हिंड्रेंस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को आकर अटैक करना है। अब मान लो आपके पास यहाँ पे भी ET लगाओ, यहाँ पे भी ET लगाओ और यहाँ पे भी ET लगाओ। अब ये बेचारा न्यूक्लियोफाइल अंदर कैसे जाएगा? भाई स्टेरिक हिंड्रेंस ही आपने इतना कर रखा है। तो जनरली 1 डिग्री और 2 डिग्री पे ही SN2 होता है, 3 डिग्री पे आते ही SN1 की चांसेस बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री में कार्बोकैटायन बनना आसान होता है, वो क्योंकि स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि 3-3 ग्रुप का प्लस आई। तो SN1 और SN2 एक दूसरे के ऑलमोस्ट अपोजिट रिएक्शन है। जो SN1 को चाहिए वो SN2 को बिल्कुल नहीं चाहिए है। ठीक है, ये हमको समझ में आया। लेस हिंडर्ड बहुत ही कम स्टेरिकली हिंडर्ड हमको सबस्ट्रेट चाहिए होता है। न्यूक्लियोफाइल बहुत स्ट्रांग चाहिए होता है। कॉन्सेंट्रेशन भी न्यूक्लियोफाइल का ज्यादा चाहिए ताकि वो आजू बाजू ही घूमता रहे और फटाफट से आके अटैक कर सके। चलिए बहुत बढ़िया। एल्कलीन मीडियम में होता है क्योंकि हमारे को क्या चाहिए? फेवरेबल कंडीशंस चाहिए। तो यहां पे भी एल्कलीन मीडियम भी एक फेवरेबल कंडीशन है क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का अटैक उसमें आराम से हो जाता है। अगर मान लो मैं एसिडिक मीडियम में लेता और मान लो मेरे पास OH- होता तो वो तो H+ के साथ जाकर रिएक्शन ही कर लेता। तो हम क्या चाहते हैं कि न्यूक्लियोफाइल को कोई भी पकड़ के ना रखे, न्यूक्लियोफाइल को सब छोड़ दें, एकदम खुला खाता कर दें कि भाई तेरे को तो जाके है ना सबस्ट्रेट पे अटैक करना है। तो इसीलिए हम क्या लेते हैं? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट भी लेते हैं। क्या लेते हैं? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट भी लेते हैं। ठीक है,
इन प्रेजेंस ऑफ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो आप चाहो तो ये पांचों पॉइंट अपनी कॉपी में लिख सकते हो। ये पांचों पॉइंट जो है ना, ये आपका SN2 की सारी कंडीशंस को कवर कर रहे हैं। ठीक है, एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और बचे हैं और फिर इसके सवाल करेंगे बहुत सारे। SN2 की अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करूं तो CH3 का 1 डिग्री से ज्यादा, उसका 2 डिग्री से ज्यादा और 3 डिग्री का तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल SN2 का हिस्ट्री होती है। ये SN2 करता ही नहीं है। कौन? 3 डिग्री। क्यों? क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलिए अनसैचुरेशन अगर हो बीटा कार्बन पे, बीटा कार्बन क्या होता है, जैसे मान लो मेरा यहां पे मेरा लीविंग ग्रुप लगा है, तो ये तो अल्फा कार्बन हो गया और ये बीटा कार्बन हो गया। अगर बीटा कार्बन पे अनसैचुरेशन होगा तो देखो यहां पे क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। क्या बनती है? ट्रांजिशन स्टेट। हमने क्या देखा था कि ये NU लगा है, ये कार्बन है और ये लिविंग ग्रुप है। बाकी ग्रुप को आप अपने आप इमेजिन कर लेना। तो NU पे भी डेल माइनस था और लिविंग ग्रुप पे भी डेल माइनस था। तो जो पूरी ट्रांजिशन स्टेट है, सो ट्रांजिशन स्टेट इन SN2 इज नेगेटिव चार्ज्ड। क्या है? नेगेटिवली चार्ज्ड होती है। तो वो नेगेटिव चार्ज को हम जितना ज्यादा स्टेबल कर देंगे, चार्ज किसी को नहीं पसंद, चार्ज को कम करना है, तो जितना ज्यादा आप यहां पे ऐसे ग्रुप लगाओगे, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। तो इस ट्रांजिशन स्टेट पे जो नेगेटिव चार्ज होगा, ये ग्रुप उस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, तो उस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देगा। जितना ज्यादा आप ट्रांजिशन स्टेट के नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करोगे, रिएक्शन उतना ही ज्यादा अच्छे से फास्टर रेट पर होगा। ठीक है, तो बस इसलिए अलाइल हैलाइड एंड बेंजाइल हैलाइड जो होते हैं वो गुड सबस्ट्रेट होते हैं। ये भाषा में लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको समझाया। ठीक है, चलें आगे। चलो, तो अब सवाल करने की बारी आ गई है। ये क्या है भैया? ये एक क्या है? अपना अराइल हैलाइड है, एरोमेटिक है ना। तो 2 डिग्री है, 2 डिग्री पे SN2 होता है क्या? बिल्कुल होता है। OH माइनस जाएगा, इसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है, यहां पे इन्वर्जन हो जाएगा और रेट काफी अच्छी आएगी, क्योंकि ये कौन सी पोजीशन है? बेंजाइलिक पोजीशन है। यहां पे ये sp2 कार्बन है जो ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज कर देगा। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ SN2 रिएक्शन में जमाना है। एक तो ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। बहुत ही आसान है। जितनी कम हिंड्रेंस उतनी ज्यादा SN2 की रेट। तो हम आराम से यहां पे बता देंगे 4 मोर देन 3 मोर देन 2 मोर देन 1। ये बहुत चिंदी सवाल है, बहुत आसान सवाल है। ठीक है, याद क्या रखना है कि जितनी कम हिंड्रेंस उतनी बढ़िया SN2 की रेट। तो देखो भाई, अब हमने यार SN1 SN2 जो सबसे फंडामेंटल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है ना, उनको रिवाइज कर लिया।